हेलो दोस्तों। आज की स्टोरी कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। आप इसके आर्टिकल गूगल पर द एनफील्ड पोर्टुगीज सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। यह स्टोरी है अक्टूबर 1977 की। इंग्लैंड के एनफील्ड नाम के एक शांत रेजिडेंटल एरिया में रिपोर्टर्स की भीड़ लगी हुई थी। पुलिस की गाड़ियां बार बार आना जाना कर रही थी। फोटोग्राफर्स घर के बाहर खड़े थे। जर्नलिस्ट हर रोज एक नए सवाल पूछ रहे थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि यह सब किसी मर्डर के कारण नहीं हो रहा था। कोई सीरियल किलर भी नहीं था, कोई टेररिस्ट अटैक भी नहीं हुआ था, और ना ही किसी ने किसी को किडनैप किया था। पूरे देश का ध्यान एक छोटे से घर पर था। एक ऐसा घर जहां रहने वाले लोगों का कहना था कि कोई अनजान ताकत उनके घर पर उनके साथ रह रही है। एक ऐसी ताकत जो फर्नीचर को हवा में उड़ा सकती थी, दीवारों के अंदर से बातें कर सकती थी, और जो एक 11 साल की बच्ची को अपना निशाना बना चुकी थी। I wonder, do you think there's anyone there just now? Yeah, I do. Who's that? What? Who's that, Janet? Pardon? आज भी लगभग 50 साल बाद लोग इस बात पर सहमत नहीं हैं कि उस घर में असल में हुआ क्या था। कुछ लोग कहते हैं कि सब नाटक था, और कुछ लोग आज भी मानते हैं कि एनफील्ड के उस घर में वाकई कुछ ऐसा था जिसे समझना नामुमकिन है। लेकिन फैसला आप करेंगे, क्योंकि आज हम चलेंगे 1977 की उस रात में जब सब कुछ शुरू से शुरू हुआ था। 11 ग्रीन स्ट्रीट, यही था वो घर जहाँ पर सारी घटनाएं हुई थी। ये घर 2 मंजिला और छोटा सा था। इस घर में पैगी हुडसन अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। पैगी एक सिंगल मदर थी। परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। पैसे की कमी रहती थी, लेकिन जिंदगी धीरे धीरे चल रही थी। बच्चों में सबसे ज्यादा शरारती थी जनेट हुडसन। 11 साल की जनेट एनर्जेटिक और मजाकिया स्वभाव की थी। उसकी बहन मार्गरेट उसके साथ अपना कमरा शेयर करती थी। घर में सब कुछ नॉर्मल था। कोई अजीब बात नहीं थी, कोई हंटेड स्टोरी नहीं थी, कोई पुरानी कहानी भी नहीं थी। लेकिन अगस्त 1977 के आखिरी दिनों में सब कुछ बदलने वाला था। 31 अगस्त 1977 रात का समय था। जनेट और मार्गरेट अपने कमरे में सोने जा रही थी। तभी उन्होंने महसूस किया कि उनके बेड्स हिल रहे हैं। पहले उन्हें लगा शायद वहम है, लेकिन कुछ सेकंड बाद बेड दोबारा हिला, इस बार पहले से ज्यादा जोर से। दोनों बहनें डर गई। वो नीचे भागी और अपनी माँ को बुलाया। पैगी ने पहले बात को सीरियस नहीं लिया, लेकिन जब वो ऊपर गई तो उसने खुद कुछ सुना। दीवार के अंदर से आवाजें आ रही थी, जैसे कोई दीवार के दूसरी तरफ खड़ा हो, जैसे कोई जवाब देने की कोशिश कर रहा हो। पैगी ने पूरा घर चेक किया, खिड़की, दरवाजे, स्टोर रूम, सब कुछ, लेकिन कोई नहीं मिला। और फिर कमरे के कोने में रखा एक कुर्सी धीरे धीरे अपनी जगह से सरक गया। पैगी एक पल के लिए जम गई। उसने कुर्सी को वापस रखा, लेकिन कुछ देर बाद कुर्सी फिर से अपनी जगह बदलकर दूसरी तरफ चला गया। अब उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। उस रात घर में किसी को नींद नहीं आई, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगली कुछ रातों में सिचुएशन और भी अजीब होती गई। नॉकिंग की साउंड लगातार सुनाई देती थी, कभी दीवार से, कभी फ्लोर से, कभी छत से। पैगी ने सोचा शायद पाइप में प्रॉब्लम होगी, या फिर घर की स्ट्रक्चर पुरानी हो गई हो, इसलिए ऐसी आवाजें निकल रही है। फिर पैगी ने परेशान होकर अपने पड़ोसियों को बुलाया। विक्टोरिया नोटिंघम नाम के एक पड़ोसी उनके घर आई। उसको भी अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। वो भी हैरान थी। अब बात सिर्फ फैमिली की नहीं थी, दूसरे लोग भी कुछ अनयूजुअल महसूस कर रहे थे। अगले कुछ दिनों में कई पड़ोसियों ने कहा कि उनके घर से रात को कुछ अजीब आवाजें आती है। आखिरकार पैगी ने पुलिस को फोन किया। पुलिस ऑफिसर घर पहुंचे। उन्होंने बच्चों से बात की, घर इंस्पेक्ट किया, और फिर एक ऑफिसर ने बाद में रिपोर्ट किया कि उसने भी एक चेयर को हवा में मूव होते हुए देखा। यह स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि अब कहानी सिर्फ फैमिली की नहीं रही। पुलिस भी ऑफिशियली इस केस का हिस्सा बन चुकी थी। मीडिया तक खबर पहुंच गई, और कुछ ही हफ्तों में पूरा ब्रिटेन एनफील्ड का नाम जानने लगा। लेकिन सबसे डरावना हिस्सा अभी आना बाकी था, क्योंकि धीरे धीरे सारी घटनाएं एक ही इंसान के आसपास सिमटने वाली थी। 11 साल की जनेट हुडसन।
और जो उसके साथ होने वाला था उसने इन्वेस्टिगेटर्स को हिला कर रख दिया। पहले कुछ हफ्तों में लोगों को लगा कि शायद इस घर की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। किसी ने कहा बिल्डिंग पुरानी हो गई है इसीलिए ऐसी आवाजें आ रही है, किसी ने कहा बच्चे शरारत कर रहे होंगे। लेकिन उस घर में अब सिर्फ आवाजें नहीं आ रही थी, अब घर के अंदर की चीजें अपनी जगह बदल रही थी। कभी खिलौने कमरे के इस कोने से दूसरे कोने में फेंके जाते, कभी ड्रॉयर खुल जाता, कभी किताबें अपने शेल्फ से नीचे गिर जाती। और हैरानी की बात यह थी कि ज्यादातर इंसिडेंट जनेट के आसपास हो रहे थे, जैसे वो अनजान शक्ति जनेट पर ज्यादा दिलचस्पी रखती हो। रात होते ही जनेट का कमरा घर का सबसे डरावना हिस्सा बन जाता। फैमिली के मुताबिक कई बार उसके बेड में अचानक झटके लगते थे, कभी कंबल खींचने जैसा महसूस होता, कभी लगता जैसे कोई कमरे में चल रहा हो। जनेट ने दावा किया कि कई बार उसने अपने कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस की, लेकिन जब भी लाइट ऑन की जाती वहां कोई नहीं होता। धीरे धीरे जनेट की नींद टूटने लगी, उसके व्यवहार बदलने लगे और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे केस को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। एक शाम जनेट अपनी फैमिली के साथ बैठी थी, तभी उसने कुछ कुछ बोलना शुरू किया, लेकिन जो आवाज निकल रही थी वो जनेट की आवाज नहीं थी। वो भारी खुरदरी और जैसे कोई बुजुर्ग इंसान बात कर रहा हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। फैमिली को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। अगले कुछ दिनों में ये आवाज बार बार सुनाई देने लगी, कभी रात को, कभी दिन में, कभी इन्वेस्टिगेटर्स के सामने। कई लोगों का दावा था कि वो आवाज जनेट के मुंह से निकल रही थी, लेकिन लग ही नहीं रहा था कि एक 11 साल की बच्ची ऐसी गहरी आवाज निकाल सकती है। एक रिकॉर्डिंग में उस आवाज ने दावा किया कि वो एक मर चुका आदमी है। उसने अपनी मौत के बारे में भी बात कही। ये बात मीडिया में आग की तरह फैल गई। अब एनफील्ड का घर एक नेशनल टॉपिक बन चुका था। रिपोर्टर्स रोज घर के बाहर जमा होने लगे, न्यूज़पेपर लगातार स्टोरीज छापने लगी। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या ये असली में हंटिंग हाउस है या फिर क्या ये सब नाटक है। जितनी पब्लिसिटी बढ़ रही थी उतनी ही प्रेशर फैमिली पर भी बढ़ रहा था। लेकिन इसी दौरान 2 लोग इस केस के अंदर एंटर हुए जिन्होंने एनफील्ड की कहानी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। म्यूरिस ग्रोसे और गाय लियोन प्लेफेयर दोनों एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। दोनों ने डिसाइड किया कि वो खुद उस घर में कुछ वक्त बिताएंगे। दोनों ने सोचा अगर सच में ये सारी घटनाएं हो रही हैं तो उन्हें कुछ सबूत तो मिल ही सकता है। उन्होंने घर के अंदर कैमरास लगाए, टेप रिकॉर्डिंग लगाए और कई रात तक उस घर में रुककर ऑब्जर्वेशन की। शुरू में उन्हें भी शक था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कुछ ऐसा इंसिडेंट देखा जिन्होंने उन्हें कंफ्यूज कर दिया। कई बार नॉकिंग की साउंड बिना किसी सोर्सेस की सुनाई देती थी, कई बार ऑब्जेक्ट मूव करते नजर आते थे, कई बार ऐसी आवाजें रिकॉर्ड होती जिनका सोर्सेस समझना मुश्किल था। एक रात म्यूरिस, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, वो जेनेट की कमरे की तस्वीरें ले रहा था और फिर वो फोटो ली गई जो आज भी एनफील्ड केस की सबसे फेमस इमेज मानी जाती है। फोटो में जेनेट हवा में नजर आ रही थी, जैसे वो बेड से ऊपर उठकर हवा में तैर रही हो। जब फोटो न्यूज़पेपर पर छपी तो लोग हैरान रह गए। 1978 तक एनफील्ड पोल्टरजिस्ट दुनिया का सबसे फेमस पैरानॉर्मल केस में से एक बन चुका था। हर रोज नए रिपोर्ट्स आ रहे थे, नए आर्टिकल लिखे जा रहे थे और लोग 2 ग्रुप्स में बढ़ चुके थे। पहला ग्रुप मानता था कि घर में वाकई कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है और दूसरा ग्रुप मानता था कि ये सब एक नाटक है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस के बेस को ही हिलाकर रख दिया। एक दिन इन्वेस्टिगेटर ने जेनेट और उसकी बहन को कुछ इंसिडेंट रिक्रिएट करते हुए देख लिया। कुछ आवाजें जो पहले पैरानॉर्मल मानी जा रही थी वो बच्चियां खुद बना रही थी। कुछ ऑब्जेक्ट जो अपने आप मूव करते हुए लगते थे उन्हें भी कभी कभी बच्चियां हिला रही थी। जब ये बात बाहर आई तो मीडिया में हंगामा मच गया। लोग कहने लगे केस खत्म, सब झूठ था, लड़कियां अटेंशन चाहती थी। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं थी। समय के साथ धीरे धीरे इंसिडेंट कम होने लगा। जो आवाजें पहले हर रात आती थी अब कम सुनाई देने लगी। फर्नीचर और घर के सामान अपने जगह से हिलना बंद हो गए। मीडिया का भी इंटरेस्ट इस केस से कम होता गया। लगभग 18 महीने के बाद सब कुछ रुक गया, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। ना कोई आवाज,
ना कोई नॉकिंग की साउंड, ना कोई पैरानॉर्मल रिपोर्ट्स, बस खामोशी, वही खामोशी जो कहानी शुरू होने से पहले थी। साल बीत गए। जेनेट हुडसुन अब बड़ी हो गई। उसने कई इंटरव्यूज दिए और कई बार कहा कि जो कुछ हुआ था उसमें कुछ शरारत जरूर थी, लेकिन उसका मानना था कि सब कुछ फेक नहीं था। उसने दावा किया कि उस वक्त वाकई उस घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही थी। आज भी वो घर इंग्लैंड में मौजूद है। लोग उसके पास से गुजरते हैं, कुछ लोग उसकी तस्वीरें लेते हैं, कुछ लोग उसका नाम तक नहीं जानते, लेकिन हॉरर हिस्टोरी में उस घर की जगह हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि चाहे कोई माने या ना माने, एनफील्ड पोल्टरजिस्ट ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये पहला ऐसा केस था जहां पुलिस थी, मीडिया थी, फोटोग्राफर्स थे, रिकॉर्डिंग भी थी, और फिर भी कोई फाइनल आंसर नहीं मिल पाया। कभी कभी डर अंधेरी जगह में नहीं छुपा होता, कभी कभी डर एक आम घर के ड्राइंग रूम में भी बैठा होता है। एक ऐसा घर जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगता है। एनफील्ड के उस घर में असल में क्या हुआ था शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। शायद वो सिर्फ एक बच्चों का शरारत थी, शायद मीडिया ने उस कहानी को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, या फिर शायद कुछ ऐसा जो आज भी साइंस के समझ से बाहर है। लेकिन एक बात तय है, 1977 के उन रातों ने एक छोटे से घर को दुनिया की हॉरर हिस्ट्री में अमर कर दिया, और जब भी पैरानॉर्मल केसेस की बात होगी तो उनमें एनफील्ड का नाम हमेशा शामिल रहेगा। अब फैसला आपका है, क्या एनफील्ड पोल्टरजिस्ट एक धोखा था या फिर दुनिया की सबसे सच्ची पैरानॉर्मल केसेस में से एक? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल अनरियल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं ऐसी एक स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।